हेलो स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर के चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रांच ऑडिट के बारे में। अगर किसी कंपनी की ब्रांचेस भी होती हैं तो उस केस में ऑडिट किस तरीके से कौन करेगा, कौन उसको अपॉइंट करेगा, कौन उसका रेम्युनरेशन फिक्स करेगा, इन सब प्रोविजन के बारे में हम देखते हैं। तो आता है हमारा ऑडिट ऑफ द कंपनीज ब्रांच ऑफिसेस अकाउंट्स। जो कंपनी ब्रांचेस हैं उनकी ऑडिट किस तरीके से कौन किसके द्वारा की जाएगी। तो इस केस में आता है इन केस हैज कंपनी ब्रांच ऑडिट हु हैज ए ब्रांच इन इंडिया। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी ब्रांच इंडिया में है देन कौन करेगा, द ऑडिट ऑफ सच ब्रांच कैन बी डन बाय द कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर कौन, जो कंपनी में ऑडिटर नियुक्त किया गया है उस कंपनी ऑडिटर के द्वारा भी उस ब्रांच की ऑडिट की जा सकती है, और अथवा बाय एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर एज पर सेक्शन 139। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है जो सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है। तो कौन हो सकता है ब्रांच ऑडिटर? ब्रांच ऑडिटर अगर ब्रांच इंडिया में है किसी कंपनी की तो ब्रांच ऑडिटर कौन हो सकता है? उस कंपनी का ऑडिटर भी हो सकता है या एनी अदर पर्सन हो सकता है जो सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है। सेकंड सिचुएशन आती है कि अगर कंपनी की ब्रांच फॉरेन में है, इंडिया में नहीं है, अदर कंट्री में है, उस केस में क्या होगा? इन केस द कंपनी हैज ए ब्रांच इज इन सम अदर कंट्री में ब्रांच है तो उस केस में क्या होगा? देन द ऑडिट ऑफ सच ब्रांच शैल बी कंडक्टेड बाय कंपनी ऑडिटर और बाय एन अकाउंटेंट और बाय एनी सच पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। अगर कंपनी की ब्रांच फॉरेन में है, आउट ऑफ द इंडिया है, उस केस में क्या होगा? आउट ऑफ द कंट्री है तो उस केस में या तो कंपनी ऑडिटर उस ब्रांच की ऑडिट कर सकता है, उसको जाना पड़ेगा, या फिर वहाँ का अकाउंटेंट कर सकता है, या थर्ड पर्सन को, या फिर उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है वो व्यक्ति वहाँ का ऑडिटर बन सकता है। अगर फॉरेन ब्रांच की बात करते हैं तो फॉरेन ब्रांच की ऑडिट कौन कर सकता है? कंपनी ऑडिटर भी कर सकता है, अकाउंटेंट भी कर सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है। तो हमने देखा अगर ब्रांच उसी कंट्री में है जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, सेम कंट्री में है वो ब्रांच, तो वहाँ का कंपनी ऑडिटर कर देगा जनरल व्यू में। तो अगर कंपनी ऑडिटर नहीं करता है तो ऐसा पर्सन करेगा तो सेक्शन 139 में क्वालिफाइड ऑडिटर बनने के लिए। अगर फॉरेन ब्रांच की बात करते हैं तो कंपनी ऑडिटर भी कर सकता है, अकाउंटेंट भी कर सकता है, या उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है वो व्यक्ति ऑडिट ब्रांच ऑडिट कर लेगा। नेक्स्ट आता है सच ब्रांच ऑडिटर शुड प्रिपेयर ए रिपोर्ट। जो ब्रांच ऑडिट करेगा वो ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा? एक अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑडिटेड बाय हिम। जो भी उसने ब्रांच के अकाउंट्स की ऑडिट करी है उन सब के ऊपर एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा एंड सेंड ए कॉपी ऑफ सच ऑडिट रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर। और उस ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी किसको भेजेगा? कंपनी ऑडिटर को भेजेगा। फिर कंपनी ऑडिटर उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किस तरीके से लेता है वो खुद का डिसीजन होता है। तो जो ब्रांच ऑडिटर होगा उसको बता दिया हमने क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। उसके बाद बात आती है कि ब्रांच ऑडिटर जो ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करेगा उसके ऊपर अपने एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट की एक कॉपी अपने कंपनी ऑडिटर को भी भेजेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, उसका रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा। तो जब अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रांच ऑडिटर की बात आती है तो देखते हैं ब्रांच ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। जो ब्रांच ऑडिटर होता है वो कंपनी की जनरल मीटिंग होगी उसमें अपॉइंट किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनके द्वारा ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाएगा। जो भी कंपनी की जनरल मीटिंग होगी उसमें शेयर होल्डर के द्वारा ब्रांच ऑडिटर नियुक्त कर दिया जाएगा। अल्टरनेटिवली और ये भी तरीका हो सकता है कि द शेयर होल्डर में ऑथोराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट ब्रांच ऑडिटर इन कंसल्टेशन विद द कंपनी ऑडिटर। या फिर शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल है उसको ऑथोराइज कर सकते हैं कि आप ब्रांच ऑडिटर नियुक्त कर दीजिए और कंपनी ऑडिटर से कंसल्ट करके फिर और ब्रांच ऑडिटर आप नियुक्त कर दीजिएगा। तो जब अपॉइंटमेंट की बात आती है ब्रांच ऑडिटर की तो अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी की जनरल मीटिंग में किया जाता है ब्रांच ऑडिटर का भी।
दूसरा अल्टरनेट हो सकता है कंपनी के पास में कि शेयर होल्डर क्या करेंगे, संचालक मंडल को ऑथोराइज कर देंगे कि आप जो कंपनी ऑडिटर है उससे कंसल्ट करके ब्रांच ऑडिटर नियुक्त कर दीजिए। तो शेयर होल्डर भी कर सकते हैं, और अगर शेयर होल्डर ऑथोराइज कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेमुनरेशन की बात। रेमुनरेशन ऑफ ब्रांच ऑडिटर क्या होगा? द रेमुनरेशन ऑफ ब्रांच ऑडिटर इज डिटरमाइंड बाय शेयर होल्डर। अल्टरनेटिवली दे में ऑथोराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू फिक्स द रेमुनरेशन। तो पारिश्रमिक के केस में भी सेम चीज होगी। वैसे तो जनरल में तो रेमुनरेशन कौन फिक्स करेगा? शेयर होल्डर फिक्स करेंगे। अगर शेयर होल्डर किसको ऑथोराइज कर देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी उसका रेमुनरेशन फिक्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के केस में देखा, शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे उसको कंपनी जनरल मीटिंग में, और अगर चाहें तो शेयर होल्डर ऑथोराइज कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा। अब रेमुनरेशन की बात आती है, रेमुनरेशन फिक्स करते हैं वैसे तो शेयर होल्डर, और अगर शेयर होल्डर ऑथराइज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो संचालक मंडल उसका रेमुनरेशन पारिश्रमिक फिक्स कर देगा। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ब्रांच ऑडिटर। द ब्रांच ऑडिटर हैज सेम पावर एंड ड्यूटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रांच अकाउंट्स एज द कंपनी ऑडिटर हैज इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो पावर एंड ड्यूटीज की बात करते हैं तो जनरल में सेम उसके पास पावर एंड ड्यूटीज होती हैं जो कि एक कंपनी ऑडिटर को होती है। तो कंपनी ऑडिटर को जो पावर एंड ड्यूटीज होती हैं वो तो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रेस्पेक्ट में होती है, और ब्रांच ऑडिटर को जो पावर एंड ड्यूटीज होंगी वो ब्रांच के अकाउंट्स के रेस्पेक्ट में उसको पावर और ड्यूटीज मिल जाएंगी। एंड पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर, ब्रांच ऑडिट के केस में कंपनी ऑडिटर की क्या पावर है, जो कंपनी में ऑडिटर उसकी क्या पावर है। वेयर ब्रांच ऑडिटर इज अदर देन कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर के अलावा दूसरा व्यक्ति ब्रांच ऑडिटर है, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी ऑडिटर हैज फॉलोइंग राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रांच। ब्रांच के केस में उसको फॉलोइंग राइट्स होंगे। राइट टू विजिट ब्रांच इफ द कंसिडर इट नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। अगर उसको लगता है कि कंपनी ऑडिट करते टाइम अपनी ड्यूटीज को परफॉर्मेंस अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए जरूरी है कि मैं ब्रांच को विजिट करूं, तो ये उसके पास पावर है, राइट है उसके पास, कंपनी ऑडिटर के पास, वो जाके ब्रांच को विजिट कर सकता है, ब्रांच को देख सकता है। राइट टू एक्सेस बुक्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स एट ऑल टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। और क्या कर सकता है? अगर उसको लगता है कि मेरी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं ब्रांच को विजिट करूं, तो ब्रांच को विजिट कर सकता है, और ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को और वाउचर को कभी भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन एक्सेस कब करेगा? बिजनेस आवर्स में। तो ये दो ड्यूटीज उसके पास, ड्यूटीज है कंपनी ऑडिटर के पास, वो कभी भी चाहे तो ब्रांच को विजिट कर सकता है, और ब्रांच के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाउचर है, उनको किसी भी टाइम बिजनेस आवर्स में देख सकता है, देख सकता है। अब हम एक तरह से डिटेल में देखते हैं कि ये ब्रांच ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं। ड्यूटीज ऑफ ब्रांच ऑडिटर। इफ द ऑडिटर ऑफ ए ब्रांच ऑफ द कंपनी इज अदर देन द कंपनी ऑडिटर, अगर कंपनी ऑडिटर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति को हमने ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट किया है, देन द ड्यूटी of branch auditor shall be to prepare a report on the accounts of the branch examined by him. He also need to send it to the statutory auditor who shall deal with it in his report accordingly. तो जो ब्रांच ऑडिटर होगा, अगर वो कंपनी ऑडिटर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति है ब्रांच ऑडिटर, तो जो भी उसने बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन करे हैं ब्रांच के, उनके ऊपर एक अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा, और उस रिपोर्ट को किसको भेजेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भेज देगा। जो भी कंपनी का ऑडिटर है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भेज देगा, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा? उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट में समअप कर लेगा, अपनी रिपोर्ट में वो अपने अकॉर्डिंग दिखा लेगा, उसको डील विथ कर लेगा। इफ द कंपनी अपॉइंट नो सेपरेट ब्रांच ऑडिटर, अगर उसने सेपरेट ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया है तो क्या होगा? वो कंपनी ऑडिटर क्या बन जाएगा? ब्रांच ऑडिटर बन जाएगा। देन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू डू द ऑडिट ऑफ द ब्रांच। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ड्यूटी हो जाएगी कि ब्रांच की ऑडिट करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू इंक्लूड ऑल द ऑफिस ऑफ द कंपनी फॉर इट्स ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा? कंपनी को ऑडिट करने के साथ साथ उसकी जितने भी ब्रांचेज हैं उन सब की ऑडिट भी करेगा। नेक्स्ट आता है, इन केस ऑफ ए सेपरेट ब्रांच ऑडिटर ही शैल प्रिपेयर ऑडिटर्स रिपोर्ट इन द मैनर प्रेस्क्राइब। तो अगर सेपरेट ब्रांच ऑडिटर है, कंपनी ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति ब्रांच ऑडिटर है, तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो प्रेस्क्राइब मैनर प्रारूप है उसमें तैयार करेगा। ही शैल ऑल्सो स्टेट द रीजन ऑफ द क्वालिफिकेशन इन हिज रिपोर्ट इफ एनी। ये तो हमने पहले भी देखा था, कंपनी ऑडिटर के केस में भी होता है, अगर उसको कोई क्वालिफिकेशन मिलता है तो उसको रीजन मेंशन करना पड़ता है रिपोर्ट में। ऐसे ही ब्रांच ऑडिटर की भी ड्यूटी है, अगर उसको कोई क्वालिफिकेशन मिलती है तो उसका रीजन अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। Such duty shall also extend to the reporting of the fraud as far as it relate to the concerned branch।
अगर उसको कंसर्न ब्रांच में कोई फ्रॉड भी मिलता है तो उसके बारे में भी वो इंटीमेशन देगा, अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। तो हमने देखा ड्यूटीज में क्या हो सकता है। अगर पहले तो बात करते हैं, अगर कंपनी ऑडिटर ही क्या है, ब्रांच ऑडिटर है। अगर दूसरा कोई सेपरेट व्यक्ति हमने ब्रांच ऑडिटर नियुक्त करा ही नहीं है तो कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो सारे ब्रांचेस की ऑडिट करेगा जब वो कंपनी ऑडिट कर रहा है। दूसरा है कि अगर अन्य कोई व्यक्ति को हमने ब्रांच ऑडिटर नियुक्त किया है तो वो जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जांचे हैं उनके ऊपर एक अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको भेजेगा कंपनी ऑडिटर को, और कंपनी ऑडिटर अपने अकॉर्डिंग उसको डील विद करेगा। और दूसरी है, अगर उसको कोई क्वालिफिकेशन मिलता है तो उसका रीजन मेंशन करेगा अपनी रिपोर्ट में, और अगर उसको फ्रॉड मिलता है कुछ तो फ्रॉड की भी रिपोर्टिंग वो करेगा, जैसे कि कंपनी ऑडिटर करता है। ये उसकी ड्यूटीज। तो हमने देख लिया कि जब ब्रांच ऑडिट की बात आती है तो ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट शेयर होल्डर भी कर सकते हैं, शेयर होल्डर ऑथोराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी ऑथोराइज कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है। और रेमुनरेशन भी हमने देखा शेयर होल्डर फिक्स कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फिक्स कर सकते हैं। पावर एंड ड्यूटीज के बारे में देख लिया हमने, देखा ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा लेकिन अपनी रिपोर्ट किसको भेजेगा, स्टेचुटरी ऑडिटर को भेजेगा। और अगर ब्रांच इंडिया में है तो कंपनी ऑडिटर भी ब्रांच ऑडिटर बन सकता है, अदर कोई व्यक्ति भी बन सकता है जो कि बस सेक्शन 139 में ऑडिटर बनने के लायक है। और अगर फॉरेन ब्रांच की बात करते हैं तो कंपनी ऑडिटर, अकाउंटेंट या उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति ऑडिटर बनने के लायक है। अब लास्ट में कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बताई गई है। सेक्शन 128 सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होंगी वह कैसे और क्या मेंटेन करनी है। तो ऐसी ही चीज़ ब्रांच के केस में भी अप्लाई होती है। तो सेक्शन 128 क्या कहता है, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड kept at its registered office books of accounts and other relevant document and prepare papers and financial statement for every financial year which give a true and fair view of the state of affair of the company including that of its branch office और offices। कह रहा है कि हर कंपनी को एक जो रजिस्टर्ड उसका ऑफिस होता है वहाँ पर कुछ सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ते हैं। रेलिवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो कहाँ रखने पड़ेंगे, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। और वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। और ऐसा ही ब्रांचेज के केस में इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स branches office and offices branch office and offices if any and explain the transaction affected both at the registered office or and its branches and such books shall be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन की जाती है वो हमने शुरू में देखा होगा, बेसिक्स में जब पढ़ते थे तभी देखा था। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है वो एक्चुअल बेसिस पे की जाती है, डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती हैं। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे या फिर कुछ भी जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू एंड फेयर पोजीशन बताने के लिए जरूरी है, वो सब कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी जाएंगी। ब्रांच के केस में देखते हैं तो ब्रांच ऑफिस जो होगा, ब्रांच का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वहाँ पे वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जाती हैं। प्रोवाइडेड डेट ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट अफोर्सेड, जो हमने ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करी, वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनमें से एंड अदर रेलेवेंट पेपर मे बी केप्ट एट सच अदर प्लेस in India as the board of director may decide, and where such a decision is taken then the company shall within 7 days thereof file with the registrar a notice in writing given the full address of that other place। कई बार क्या होता है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखते, कहीं अदर जगह रखते हैं। वो तब रख सकते हैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस चीज़ को अप्रूव करता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा कुछ डिसीजन लेता है कि हमें रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं अदर प्लेस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं, तो वो क्या करेगा, जब ये डिसीजन लिया जाएगा और डिसीजन के 7 दिनों के भीतर रिटर्न में एक नोटिस रजिस्ट्रार को देगा, उसमें मेंशन करेगा पूरा एड्रेस कहाँ हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रहे हैं। Provided further that the company may keep such books of accounts or other relevant papers in electronic mode in such manner as may be prescribed। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या पेपर्स उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रखा जा सकता है, जैसे प्रेस्क्राइब किया गया है, प्रेस्क्राइब मैनर में रखा जा सकता है। तो हमने देखा कि हर कंपनी की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है, या फिर ब्रांच केस में भी है कि तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट को कहाँ रखेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी, और ब्रांच केस में ब्रांच ऑफिस में रखेगी। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है, वो ऐसा डिसीजन लेते हैं कि इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अदर प्लेस पे रखना है इंडिया में, तो उस केस में डिसीजन लेने के 7 दिनों के भीतर एक लिखित नोटिस जिसमें
पूरा एड्रेस मेंशन किया जाएगा कहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट रखी जा रही है और रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, रिटर्न में उसको जानकारी देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जा सकती हैं। तो आज हमने देख लिया ब्रांच ऑडिट के केस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और ये देखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन कहाँ रखे जा सकते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।